हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में स्वागत है। आज आपके सामने वर्ष 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन पेपर 1 में जो पॉलिटी का जो पार्ट है उसका हम हल लेकर आए हैं आपके सामने। तो इसमें हम 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तहत ये हम लेकर चल रहे हैं। तो जो इसमें इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन होगा उसका हम हल करेंगे आपके सामने, उसका व्याख्या भी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे सामने जो है क्लास में छात्र भी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आप लोग ऑनलाइन भी इसको आप देख सकेंगे, तो कृपया करके शुरू से अंत तक इसको जो है वीडियो को देखें। तो हम इस पे शुरू करते हैं आपका डिस्कशन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। लोकपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है 2025 में आया हुआ है। लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर लागू होती है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, लेकिन भारत के बाहर तैनात भारतीय लोकपाल सेवकों पर नहीं। ठीक है, पहला कथन ये है। फिर हम लोग दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है, अध्यक्ष या सदस्य संसद का सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यानी अध्यक्ष किसके बारे में बात कर रहा है? लोकपाल का जो अध्यक्ष होगा उसके बारे में बात कर रहा है कि वो या तो संसद सदस्य होगा या सदस्य होगा या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यानी जो लोकपाल के जो अध्यक्ष होंगे या उसके जो सदस्य होंगे उनके साथ ये जो है शर्त जुड़ा हुआ है, और केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहे वो वर्तमान हो या सेवानिवृत्त ही इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा। हम तीसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदभार करने की तिथि को 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। तीसरा शर्त भी आप लोग समझ गए लोकपाल होने का। चौथा है, लोकपाल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकता है। अब ये क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है ए होगा आंसर इसका, जिसमें केवल कथन 3 सही है। ठीक है, अब कथन 3 कैसे सही है वो आपको मैं इसके व्याख्या में बता रहा हूं। ठीक है, इसका जो व्याख्या देखिए आप। कथन 1 गलत है। कथन 1 गलत है कि कथन एक में क्या कह रहा था, देखिए आप वापस जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कथन 1 क्या कह रहा था? लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर लागू होती है, लेकिन भारत के बाहर तैनात भारतीय लोक सेवकों पर नहीं। कथन ये कह रहा है। ठीक है, और हम इसके उत्तर में देखिए कथन 1 गलत है। क्यों गलत है? ये कह रहा है कि लोकपाल का अधिकार क्षेत्र जो होता है भारतीय लोक सेवकों को कवर करता है, लेकिन विदेशों में तैनात लोगों को नहीं। लोकपाल के तहत वही अधिकारी इसके तहत आएंगे जो भारत में काम कर रहे हैं, भारतीय सीमा के बाहर, चाहे वो भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही क्यों ना वो सेवक हो, लेकिन वो बाहर विदेशों में वगैरह सेवा दे रहे हैं तो लोकपाल के तहत उनका दायरा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसलिए वो गलत हो गया। उसी प्रकार जो है दूसरा कथन भी गलत है। अध्यक्ष कोई पूर्व न्यायाधीश या 25 वर्षों का अनुभव रखने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो मुख्य न्यायाधीश ही हो। ठीक है, अध्यक्ष कोई न्यायाधीश ही हो सकता है 25 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने के लिए। उसमें क्या कह रहा था कि वो मुख्य न्यायाधीश ही हो, तो इसलिए वो गलत हो गया। अब चौथा गलत कथन क्यों है गलत? कि लोकपाल किसी वर्तमान प्रधानमंत्री की जांच कर सकता है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ। तो चौथा कथन ये क्या कह रहा था कि लोकपाल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच नहीं कर सकता, ये सीधे कह रहा है। लेकिन लोकपाल प्रधानमंत्री के आरोपों की, प्रधानमंत्री पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो उसकी वो जांच कर सकता है, लेकिन कुछ सीमित दायरा है। जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है, वो जो है प्रधानमंत्री के उसमें रहता है, लेकिन अगर परमाणु ऊर्जा मतलब यही है कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे रिजर्व संवेदनशील क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा को, न्यूक्लियर ऊर्जा को यानी न्यूक्लियर पावर को संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं कि संवेदनशील क्षेत्र में अगर यहां भ्रष्टाचार कुछ होगा तो इसको लोकपाल चेक नहीं कर सकता है। संवेदनशील क्षेत्र, इस तरह के और भी कई संवेदनशील क्षेत्र होंगे, लेकिन और भी प्रधानमंत्री के और जो आरोप लगेंगे तो उसकी जांच वो कर सकता है, लेकिन उसमें ऑप्शन में सीधे था कि नहीं कर सकता है, इसलिए वो गलत था। और अब बाकी इसका आंसर आप लोगों ने देखा है। लोकपाल का अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष है, जो कि ये तीसरा कथन कह रहा था।
आयु जो है 45 वर्ष। अगर लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य वही बनेगा जिसकी आयु 45 वर्ष कम से कम हो। तो ये शर्त जुड़ी हुई है, ठीक है। अब भाई आप मान लीजिए कि किसी न्यायाधीश को अगर आप लोकपाल बनाते हैं, लोकपाल का सदस्य बनाते हैं, लोकपाल का अध्यक्ष बनाते हैं, उसमें एक आप टर्म सदस्य एक जो उसमें शर्त जुड़ा हुआ है कि 25 वर्ष प्लस, मतलब 25 वर्ष अधिक जो है न्यायाधीश के तौर पर वो कार्य किया हुआ हो। तो 45 वर्ष से मिनिमम आयु तो 45 वर्ष, भाई 25 वर्ष कौन सेवा किया रहेगा, मिनिमम आयु 45। और अगर मिनिमम आयु 30 वर्ष कर दे तो कोई न्यायाधीश तो मिलेगा नहीं जिसको 25 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम आयु 45 वर्ष रखा गया, यह हमने समझाने के लिए आपको बताया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन 2025 के हैं, ठीक है। 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आए थे प्री में GS1 में, ठीक है, और पॉलिटी में हम बात कर रहे हैं। फिर से मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। आपको तो मैंने बताया ही, ऑनलाइन जो जुड़ेंगे जब ये वीडियो डाला जाएगा यूट्यूब पे तो उनको भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। तो देख लीजिए प्रश्न 2 देख लीजिए, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन क्या है, एक अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एक अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार को कम कर सकता है, एक अध्यादेश पिछली तिथि से प्रभावी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो है उत्तर ये कह रहा है सी होगा, जिसमें केवल 1 और 3 जो है सही है। क्यों कह रहा है, ये कथन सत्य के बारे में बात कर रहा है, यानी 1 और 3। एक क्या कह रहा है, एक अध्यादेश किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है, ठीक है। और जो है तीसरा क्या कह रहा है, एक अध्यादेश पिछली तिथि से भी लागू किया जा सकता है। और दूसरा कैसे गलत है हम आपको व्याख्या में हम बताते हैं। देखिए, अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है, आप लोग जानते ही होंगे, किसी खास उद्देश्य के लिए अध्यादेश लाया जाता है जब संसद जो है संसद का नहीं चल रहा होता है, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत या राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत तब लागू किया जाता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है। मतलब संसद का सत्र, विधानमंडल उसको कंबाइंड रूप से कहा जाता है कि संसद या विधानसभा का जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल अनुच्छेद किसके तहत, समझ, राज्यपाल जो है 213 के तहत और राष्ट्रपति 123 के तहत जो है राज्यपाल अपने राज्य में जारी कर सकता है और सेंटर में राष्ट्रपति इस पावर का यूज करते हैं जब विधानमंडल का या संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों ने समझ गए। इसका कानूनी महत्व एक नियमित कानून के समान ही होता है, लेकिन यह संवैधानिक बाध्यताओं के अधीन होता है, ठीक है। अब समझिए, कथन 1 सही है। क्यों सही है, एक अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून की तरह ही किसी भी केंद्रीय अधिनियम में संशोधन कर सकता है, बशर्ते वह संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करता हो, ठीक है, समझ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरह दूसरा जो कथन गलत है, क्यों गलत है वो बता रहा है। संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार अध्यादेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने वाला कोई भी प्रावधान अमान्य है, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकार में कोई संशोधन अध्यादेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अध्यादेश पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है, अर्थात तो किसी पूर्व तिथि से प्रभावी हो सकते हैं, यह भी नियम है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था। तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चंस का उत्तर समझ गए होंगे कि क्यों ये सही था, क्यों ये गलत था, बाकी जो कथन थे, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 जो है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने वाले ही प्रश्न ज्यादातर रहते हैं यूपीएससी में, ठीक है। इसीलिए लोग कंफ्यूज होकर विचार करते करते रह जाते हैं और गलत मार्के आ जाते हैं। तो जो कि उत्तर में बहुत डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता, जो उत्तर है और नहीं है में, ठीक है। और कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि लोग गलत ही मार के आ जाते हैं। अब मान के चलते हैं कि हम सही मान के आए हैं, करके आए हैं, तो बाकी लड़के क्या करते हैं कि अपना उत्तर बताएंगे कि हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। पहला तो क्वालिफाई करने का ये है,
और ध्यान पूर्वक उसके ऑप्शंस को, एक एक शब्दों को देखना चाहिए, तब आप यूपीएससी के क्वेश्चन, पढ़ाई तो है ही, सभी पढ़ के ही जाते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में गलत करके आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षाएं बहुत लोगों का रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कमजोर है। तो पढ़ाई करने के साथ साथ आपको काफी धैर्यपूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अब प्रश्न 3 में हम लोग कहां थे? भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या है? किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। स्टेटमेंट समझ रहे हैं आप लोग? दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यपाल के पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही न तो शुरू की जाएगी, नहीं जारी रखी जाएगी। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेटमेंट को। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन में कही गई किसी भी बात के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है सत्य हैं, आंसर यही कह रहा है। ठीक है, डी। अब कैसे सत्य हैं आपको मैं व्याख्या में समझाता हूं। देखिए, भारतीय संविधान संवैधानिक पदों और विधायी निकायों के स्वतंत्र कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्रदान करता है। ठीक है, कोई भी जो संवैधानिक पद है, मान लीजिए कि राज्यपाल जो है संवैधानिक पद है। ठीक है, ठीक है, और जब तक राज्य विधानमंडल के जो सदस्य जब तक काम कर रहे होते हैं, जब तक जो सत्र में होता है तब तक वो भी संविधान के लिए ही काम कर रहे होते हैं, तो उनको काम करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए बस जो है इस तरह के प्रावधान संविधान में दिए गए हैं कि पद और शक्तियों के जब वो प्रयोग कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे बिल्कुल स्पष्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। कथन एक सही है, अनुच्छेद 361 के तहत 361(1) के तहत, ये लिख लीजिए आप लोग, खैर आप लोग को पीडीएफ मिलेगा ही, के तहत राज्यपाल अपनी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। 361 का पहला जो है ये पार्ट के तहत राज्यपाल को ये उन्मुक्ति दी गई है। ठीक है, ये स्वतंत्रता दी गई है। उसी प्रकार कथन 2 जो है सही है, जिसमें अनुच्छेद 361(2) राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने पर रोक लगाता है। ठीक है, फैक्चुअल है लेकिन टेक्निकल भी है। आपको रट लेना है कि 361, 362 में ये प्रावधान है कि राज्यपाल के कार्यों के लिए किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि भी, आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है, या वो अब किसी प्रकार से वो कार्यों के लिए किसी प्रकार न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, अब 194(2) क्या कहता है? राज्य विधानमंडल या उसकी समितियों में दिए गए बयानों और डाले गए मतों के लिए राज्य विधायकों की उन्मुक्ति प्रदान करता है। यह भी जान लीजिए, 194(2) है। तो तीनों जो है आर्टिकल एकदम ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि इनके क्या क्या प्रावधान है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन बना के स्टूडेंटों को अपने जाल में फंसाता है। यूपीएससी के जाल में फंसो जाल में, फिर जो है तुमको हम मुक्त करेंगे, अगर मुक्त होने की क्षमता तुम्हारे अंदर है तो। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य हो गया है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, पहला समझ रहे हैं क्या कह रहा है। उसी प्रकार दूसरा है, भारत के संविधान में राजनीतिक दल शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो दोनों स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, गलत है, सत्य नहीं है। ठीक है, न तो 1 और न ही 2 सत्य नहीं है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में कोई भी कथन सत्य नहीं है जो इसमें बोल रहा है। ठीक है, अब कैसे सत्य नहीं है वो आपको मैं व्याख्या में बता रहा हूं। ठीक है, देखिए कथन एक गलत है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास है, न कि राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास। मतलब इससे संबंधित जो भी निर्णय होगा, देखिए कितना फंसाता है। आपको तो लगेगा कि अगर आप फौरी तौर पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार ये तो सही ही कह रहा है, लेकिन इसी टेक्निकलिटी को आपको पकड़ना है।
जो टेक्निकल पक्ष पे फंसा के आपसे जो प्रश्न पूछता है यूपीएससी, यही फंसाता है। अब देखने में तो आपको लग रहा था, अगर आप थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे तो लगेगा कि यार राष्ट्रपति ही निर्णय लेता होगा इस पे, ठीक है, अगर आप बहुत डीपली इसको या बहुत ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो। लेकिन इस पे कौन निर्णय लेता है? सदन के अध्यक्ष या सभापति। सभापति मतलब अगर राज्यसभा होगा तो सभापति, लोकसभा होगा तो अध्यक्ष। इसलिए ये कह रहा है आपको, लोकसभा को जो हेड करता है उसको क्या कहते हैं? अध्यक्ष या स्पीकर, ठीक है, हिंदी में ही। और जो राज्यसभा को जो हेड करता है सभापति कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये उपराष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का मेन काम यही है, राज्यसभा का सभापतित्व करना। भारत में उपराष्ट्रपति काम भले संवैधानिक पद है, लेकिन प्राथमिक कार्य यही है। समझ गए आप लोग? ये मैं संक्षेप के तौर पे बता रहा था कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अध्यक्ष और सभापति। हमेशा लोकसभा के जो हेड करेगा उसको अध्यक्ष बोलेंगे, और राज्यसभा के जो हेड करेगा उसको सभापति बोलेंगे, ठीक। ये सब टेक्निकल वर्ड है। उसी तरह कथन 2 गलत है। राजनीतिक दल शब्द का स्पष्ट उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है, जो दल बदल के आधार पर सदस्यों की योग्यता को नियंत्रित करता है। इसी तरह से जैसे ये क्या कह रहा है, राजनीतिक दल शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। कथन तो ये कह रहा है, जबकि 10वीं अनुसूची में राजनीतिक दल शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जो कि दल बदल के आधार पर योग्यता का निर्धारण करता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। विचार ही करते रहते हैं हम लोग, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, विचार करते रहिए, विचार करके प्रश्नों का उत्तर आप देते रहिए, ठीक है। पहला है, लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त करेगा या करेगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं पहला कथन? लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष विघटन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा। क्या यह स्टेटमेंट सही है? आप विचार कीजिए, ठीक है। उसी तरह दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष चुने जाने पर तुरंत अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देगा या दे देगी, ठीक है। और तीसरा है, विचार कीजिए आप लोग, खूब गहराई से विचार कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, बशर्ते कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाए जब तक कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आशय की कम से कम 14 दिन पहले सूचना न दी गई हो, ठीक है। इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? यहां भी आप लोग बहुत ध्यान से देखा कीजिए, कभी कभी यहां असत्य भी लिखा रहता है। वही मैं बता रहा हूं, मिस्टेक हम लोग से भी होता था, हर कोई से होता है। तो यहां जरूर पढ़ना है कि सत्य लिखा है कि असत्य। इस सत्य और असत्य के चक्कर में आप गलत उत्तर मार के आ जाइएगा, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैं सत्य को गोला कर दिया। तो क्या कह रहा है इसमें? आंसर कह रहा है सी, केवल 1 और 3 ही सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। सॉरी, ये सही है, ये सही है, दूसरा जो है गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष चुने जाने पर तुरंत अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ऐसा कैसे नहीं है वो आपको मैं व्याख्या में बताता हूं। देखिए स्पष्टीकरण में, कथन 1 सही है। कैसे सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, सदन के भंग होने के बाद भी पद पर बना रहता है और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए नवगठित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं? उसी के बाद प्रोटेम स्पीकर की चुनाव होता है, जो नए सरकार का शपथ दिलाता है, ठीक है। तो ये सारे संविधान में प्रावधान इसलिए किए गए हैं ताकि कार्य जो है सुचारू रूप से चलता रहे, ठीक है। कथन 2 गलत है। क्यों गलत है? अध्यक्ष के लिए अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देने की कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। पार्टी से इस्तीफा देना एक परंपरा है, न कि उनकी भूमिका में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक आदेश, ठीक है। हाँ, उसी तरह कथन 3 जो है, अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा न्यूनतम 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ पद से हटाया जाता है। इस पर का कथन 1, 3 सही है, जबकि 2 गलत है। व्याख्या सही है, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
जहां नहीं समझ में आएगा बता दीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगा। अब देखिए बढ़ावा नहीं, छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर विचार ही करना है, लगातार विचार करना है, तो इसलिए विचार करने से मत घबराइए अगर आप यूपीएससी का अगर पेपर दे रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ फैक्ट रटने से ज्यादा विचार करना है, भले वो विचार आपके किसी ना किसी फैक्ट पे आधारित हो, वो अलग बात है, लेकिन विचार करना है, ठीक है। अब फिर विचार कीजिए। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में मौजूद हैं, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर पर क्या होता है, मतलब एक 3 स्तर का होता है ना पंचायती। देखिए ये होता है ग्राम स्तर पे, ठीक है, एक प्रखंड पे, एक जिला पे, जिला पंचायत जिसको कहते हैं, ठीक है। ये प्रखंड वाला ही मध्यवर्ती होता है। हाँ, ये अब यही कह रहा है इसी के बारे में। ग्राम तो आप जानते ही हैं, प्राथमिक है ये, और तृतीयक है जिला पंचायत। तो कहने का मतलब ये है, ये अब इस यहाँ पे आप समझ रहे हैं मोटा मोटी। अब ये समझिए, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में मौजूद है, पहला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों की शुद्ध आय के मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरण के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन करता है, ठीक है। अब इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब आ गया फिर असत्य, ठीक है। सही नहीं है लिख दे रहा है, अगर नहीं बना जाए, नहीं अगर स्किप कर गए आप तो फिर गलत मार्क आ जाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया असत्य है। अब इसमें से आंसर जो दे रहा है 1 2 3 तीनों जो है गलत है, तीनों असत्य है। अब कैसे असत्य है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कथन 1 गलत है, भारत का संविधान सभी राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य नहीं करता है, ठीक है। इसलिए देखिएगा कहीं कहीं जो है 2 ही स्तर का होता है, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, मध्य प्रखंड वाला नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहने का, प्रखंड मतलब क्या कहते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक जैसे बहुत आप सुने होंगे बिहार में ब्लॉक प्रमुख, यूपी में भी सुने होंगे ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, यूपी में ब्लॉक करते हैं, हाँ, तो ये मध्यवर्ती होते हैं ब्लॉक प्रमुख। तो अब देखिए क्यों नहीं होता है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अनिवार्य है सारे स्टेट में रखना। अब उसका क्या शर्त है, देखिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को इस स्तर के गठन से छूट दी गई है। इससे छोटे राज्यों को अपने पंचायती राज ढांचे में लचीलापन मिलता है। अब 20 लाख से कम आबादी वाले बहुत कम ही राज्य हैं भारत में, तो उन राज्यों में जो है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट होंगे, और मान लीजिए और भी कुछ होंगे जो 20 लाख से, देखना पड़ेगा कि अब तो नया सेंसस 2011 के बाद अभी तक तो ऑफिशियली आया ही नहीं, फिर अभी 2011 को भी मानेंगे तब भी जो है उस आधार पर भी बहुत सारे स्टेट आपको मिलेंगे कि जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, वहां पे ये है कि वो मध्यवर्ती वाला वो नहीं रख सकते हैं, ये उनकी छूट दी गई है, ठीक है। कथन 2 भी गलत है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की पात्रता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ये ध्यान रखिए। आप लोग 25 वर्ष किसका होता है, लोकसभा, और 30 वर्ष होता है राज्यसभा। वो तो पद का नहीं मैं बात कर रहा हूं, अभी सदस्य के बारे में बात कीजिए। और 21 वर्ष होता है पंचायत के लिए, ठीक है। तो ये सब फैक्चुअल जानकारी होना चाहिए। जैसा कि विभिन्न राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के तहत निर्दिष्ट है, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम के साथ संरेखित है, 30 वर्ष की न्यूनतम आयु का दावा गलत है, ठीक है। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए होता है। कथन 3 भी गलत है, भारतीय संविधान के अनुसार 243(1) के अनुसार राज्य वित्त आयोग की नियमित नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है। और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए आयोग का गठन करने की जिम्मेदारी राज्यपाल की है। दोनों में राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रख लीजिए। टेक्निकल चीज में हमेशा आ जाते हैं राज्यपाल, भले मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करते हो, लेकिन नाम उन्हीं का आता है। तो जहां टेक्निकलिटी फंसे वहां राज्यपाल आपके दिमाग में दौड़ा देना, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ा के राज्यपाल को धर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पता नहीं कितना विचार कराएगा। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कुछ क्षेत्रों में राज्य का राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है। अब आप लोग स्वविवेक वाला जो उनका काम है राज्यपाल का, वो ध्यान में लाइए कि कौन कौन से काम जो है स्वविवेक से कर सकते हैं, स्व निर्णय से कर सकते हैं, कि कौन सी ऐसी संवैधानिक परिस्थितियां उत्पन्न होती है जहां राज्यपाल जो है अपने स्वविवेक से काम करते हैं। ठीक है, तो आप अपने दिमाग के घोड़ा को दौड़ाइए, तब तक मैं फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा अग्रेसित किए बिना अपने विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो इसमें जो है केवल एक जो है कथन सही है, दूसरा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, दूसरा कथन गलत है, ये सही है। अब कैसे सही है कैसे गलत है हम इसके व्याख्या या स्पष्टीकरण में हम देखते हैं। देखिए, संविधान राज्यपाल को विशिष्ट परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। आप लोग पढ़े होंगे, पॉलिटी जब सर पढ़ा रहे होंगे, इसीलिए थोड़ा सा विवेकाधीन जो उनकी शक्ति है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर अब इसके बारे में कथन पे आएंगे। जैसे अनुच्छेद 200 के तहत राज्य किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रखना। त्रिशंकु जब सरकार बन जाती है, त्रिशंकु मतलब क्या होता है? त्रिशंकु मतलब होता है कि जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है, तो जो सबसे बड़े दल का जो नेता होता है, माने जिसको सबसे ज्यादा सीट मिली है, वहां पे राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर उनको बुला सकता है सरकार बनाने के लिए कि आप अपनी बहुमत साबित करने की कोशिश कीजिए। अगर वो बहुमत साबित कर देते हैं तो फिर उनकी सरकार चलती है, वहीं पे फिर मिली जुली सरकार आती है, वो कुछ सांसद को अपने में मिलाता है या फिर अपना समर्थन लेता है, उनसे समर्थन करते हैं लोग बाहर से, तो बहुत सारी उसका टर्म्स है। लेकिन कुल मिला जुला के त्रिशंकु की स्थिति में वो अपने विवेकाधीन शक्तियों को प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा जो है विधेयक को, कोई भी विधेयक है तो राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए, मान लीजिए कोई विधेयक जो है वहां का विधानमंडल ने पारित किया, वहां की विधानसभा ने, राज्य का विधानसभा ने, वो राज्यपाल के पास भेजा गया मंजूरी के लिए, वो राष्ट्रपति के विचारार्थ, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जो समवर्ती सूची का कानून है, उस परिस्थिति में जो है राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए। तो ये उसके विवेकाधीन का है, चाहे तो मंजूरी भी दे सकता है लेकिन वो रख भी सकता है। ठीक है, तो वो ये विवेकाधीन शक्तियां हैं, इसलिए विवेकाधीन शक्तियों में वो राष्ट्रपति से पावरफुल माना जाता है राज्यपाल। ठीक है, की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, अनुच्छेद 163 के अनुसार ये विवेकाधीन कार्य अंतिम होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति राज्यपाल की भागीदारी के बिना राज्य के विधान में स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, राष्ट्रपति बिना उनके सहमति के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 200 के तहत केवल राज्यपाल को ही राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो विवेकाधीन शक्तियों में इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल ज्यादा पावरफुल है। समझ लीजिए इसको, एक क्वेश्चन भी पूछ देगा कभी आपसे अनुच्छेद 200 में घुमा के, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन पैदा भी होता है ना, तो ये भी बना के पूछ सकता है आपसे। कथन एक जो है सही है, विधेयकों को सुरक्षित रखने त्रिशंकु विधानसभा में, अभी मैं समझाया ही, कुल मिला जुला के रख सकता है। और कथन दो गलत है, जो मैं ऊपर समझाया कि राष्ट्रपति जो है राज्य विधेयक को एक तरफा विचार के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते, यह शक्ति अनुच्छेद 200 पूरी तरह से राज्यपाल के पास है, इसलिए वो कथन एक गलत हो गया। तो कुल मिला जुला के विवेकाधीन शक्तियों पर निर्धारित था प्रश्न, उन परिस्थितियों से क्वेश्चन पैदा कर दिया था यूपीएससी। अब फिर अगला आएगा, विचार कीजिए। ठीक है।
हेलो चेक, हेलो। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई थी, जिसको हम लोग ने दूर कर लिया। इसके लिए थोड़ा सा, अगर आप लोग वीडियो आगे देखेंगे जब हम इसको यूट्यूब पर डालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा, इसके लिए हम लोग सॉरी कहते हैं, इसके लिए हम लोगों को खेद है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखिए, अब कथन 2 को बारे में बता चुका था। कथन 3 जो है गलत है। कैसे गलत है? राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों में परिवर्तन संघीय ढांचे को प्रभावित नहीं करते हैं और इसलिए राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाजुला के आपने प्रश्न का स्पष्टीकरण से आप समझ गए कि प्रश्न का उत्तर क्या था। ठीक है, अब हम लोग अगले में चलते हैं। प्रश्न 9वां, 9th जो है, निम्नलिखित पर फिर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में यदि किसी राज्य के किसी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो, ठीक है, क्या कह रहा है ये? भारत के संविधान के संदर्भ में यदि किसी राज्य के किसी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में अपनी कार्यकारी शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय संपूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट समझ गया कि 5वीं अनुसूची में अगर शामिल किया जाता है तो क्या होगा, उसका प्रभाव या उसका रिजल्ट क्या होगा। दूसरा कह रहा है कि केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिशों पर कुछ परिस्थितियों में ऐसे क्षेत्रों पर संपूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका जो है उत्तर न तो डी, न तो 1 और न तो 2, दोनों सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है वो हम देखते हैं इसके स्पष्टीकरण में। देखिए, जब किसी क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वह राज्य सरकार के प्रशासन के अधीन रहता है, लेकिन राज्यपाल को जनजातीय कल्याण बढ़ावा देने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के प्रशासन के तहत ही रहता है, उसके लिए अलग समिति बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन कथन 1 गलत है। राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में अपनी कार्यकारी शक्तियां बरकरार रखती है और किसी स्थानीय निकाय को पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण ग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है। स्थानीय निकाय के बारे में बोल रहा था, यही कंफ्यूजन हो जाता है। तो राज्य सरकार को ही अनुसूचित क्षेत्रों का अधिकार रहता है, किसी स्थानीय निकाय में वो जो है पावर जो है वेस्टेड नहीं होता है, वो वहीं पे राज्य सरकार के पास ही रहता है। दूसरा है, केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिश के साथ भी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों का पूर्ण प्रशासन अपने हाथ में नहीं ले सकती है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। राज्य सरकार ही कुल मिलाजुला के पावर रहता है, लेकिन ये कुल मिलाजुला के कंफ्यूजन इसलिए करते हैं यूपीएससी की आपको कितनी क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आप कितना समझते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को। अब अनुसूचित 5 कहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो होता है कि अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, तो आप समझेंगे कि यार जो है इसमें जरूर जो है कुछ अलग तरीके का प्रावधान होगा और जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों को अपने कार्यकारी शक्तियां बनाने के लिए जो है समिति का गठन किया जाता होगा या कुछ किया जाता होगा या स्थानीय निकाय को पूर्ण स्वामित्व दे दिया जाता होगा। कुछ ऐसा आदमी बहुत सारा अज्यूम भी कर लेता है, तो अज्यूमशन पे उत्तर नहीं देना है, बिल्कुल फैक्ट पे, फैक्ट की क्लियरिटी आपके पास है, दूसरी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, तीसरा प्रश्न को आप कितनी गंभीरता से पढ़ रहे हैं, तब जाके आप किसी प्रश्न के यूपीएससी के उत्तर देने पाने की स्थिति में होते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है ये बराबर, इसका यही मामला है। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न 10वां, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इस क्षमादान की शक्ति आप लोग पढ़े ही होंगे पॉलिटी में। देखिए, सुनने में कितना आसान लग रहा है क्वेश्चन कि क्षमादान से संबंधित है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट देगा आपको ना कि आप 90% चांस है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं और अच्छे से नहीं पढ़े तो गलत करेंगे उत्तर को। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। ठीक है, पहला इसमें स्टेटमेंट दे रहा है। दूसरा दे रहा है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह के बिना इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कथन कौन सा सही है? केवल एक कथन सही है, मतलब इनकी सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है जो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के सलाह के बिना इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार सलाह देगी, ये तो नॉर्मल सा है। दूसरा तो आप लोग वैसे भी पकड़ लिए होंगे, पहले में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल नॉर्मल है कि राष्ट्रपति बिना सलाह के, मंत्रिपरिषद के सलाह तो काम करता नहीं है वो, तो इसीलिए कहा जाता है उसको रबड़ स्टैंप। हाँ, तो
ठीक है, वो तो इसमें तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था तो इसका स्पष्टीकरण है, कथन एक सही है क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति महत्वपूर्ण होते हुए भी पूर्ण नहीं है और सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है, जैसे कि यदि निर्णय दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिया गया हो या मनमाना हो। ठीक है, ये इसलिए ऐसा टर्म्स कंडीशन बनाया गया है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं, मान लीजिए मंत्रिपरिषद से ऐसी कोई गलती हुई है, किसी की फाइल जो है क्षमादान से बहुत ज्यादा उसकी जो है जांच या त्रुटि की कोई संभावना रह गई हो, जांच हुई भी हो तो त्रुटि की संभावना रह जाती है, मानवीय भूल होने की संभावना हर स्तर पे होती है। इसलिए इस तरह का जो लूप होल पहले ही संविधान बनाने वाले जितने हमारे जो इतने होशियार थे, संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, इतने होशियार थे कि वो सारे संभावनाओं को उस समय ही भाप लिए थे कि इस तरह की परिस्थितियां भी आने वाले समय में उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने जो है इस तरह का नियम कानून बना के दिया हम लोगों को, हम लोग आभारी हैं। ठीक है, कथन 2 गलत है क्योंकि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते समय केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति कुछ विवेकाधिकार के साथ इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत एक संवैधानिक विशेषाधिकार और पूरी तरह से मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर। इस प्रकार केवल कथन 1 सही है। ठीक है, आ रही बात। तो इसी के साथ जो है आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, और किस नेक्स्ट जो पिछला इससे पहले वाला जो साल होगा वर्ष 2024 का हम कोशिश करेंगे कि पॉलिटी का जो क्वेश्चन आया है उसको जल्दी ही आपके सामने हम पेश करें और उसकी व्याख्या के साथ आपके लिए हम लाएं, ताकि आपके लिए रुचिकर जानकारी और उपयोगी जानकारी हम प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए धन्यवाद।